किम याक इतना अनलक्की था कि उसे एक ऐसी रेयर बीमारी हो गई जो सिर्फ उसी को हुई थी दुनिया में। सिर्फ एक केस। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। उसकी पूरी लाइफ सिर्फ स्लेवरी जैसी रही, बिना कभी लाइफ के प्लेजर्स एंजॉय करने का चांस मिला। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ गई वो ये थी कि वो वर्जिन ही मरने वाला था। और जैसे नसीब उसका मजाक उड़ा रहा हो, उसी दिन जब उसको ये रेयर डिजीज डायग्नोज हुई, उसने एक बड़ा लॉटरी जैकपॉट जीत लिया। आखिर में वो मर गया और अंडरवर्ल्ड में एक गांजा स्केलेटन बन के रीइंकार्नेट हो गया, एक लोअर क्लास मॉन्स्टर। अब उसका काम था डेमन रियलम को थ्रेटन करने वाली सारी रिपेलियस फोर्सेस को वाइप आउट करना। उसने अपना काम सिंसियरली किया और सारे दुश्मन खत्म कर दिए। जब उसने डेमन्स को प्रॉस्पेरिटी दी, जो एक तरह से डिस्ट्रक्शन के एज पर थे, तब उसे अनडाइंग सोवरेन ऑफ द अंडरवर्ल्ड का स्टेटस मिला और ग्रेट डेमन किंग किंग इसाच के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन चाहे उसका नाम याक था, लोग हमेशा गलत प्रोनाउंस करके उसे आइजैक बुलाते। खैर, जितना भी अटेंशन मिल रहा था वो उसका रियल गोल नहीं था। उसका अल्टीमेट गोल था यह प्लेस छोड़कर वापस इंसान बनना, क्योंकि वो बस सिंपल प्लेजर्स एक्सपीरियंस करना चाहता था। खाना, दर्द महसूस करना, वो स्ट्रगल्स जो उसे कभी फील करने का मौका नहीं मिला। इस वजह से वो डिवाइन रियलम गया, अपने एनिमी फोर्स लीडर का कटा हुआ सर लेकर, एक क्लियर साइन कि उसने अपना असाइंड टास्क कंप्लीट कर दिया। उसने गॉड्स के अगेंस्ट चैलेंज करने वाले सभी फैक्शंस को खत्म कर दिया था, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। अब उसने एक्सपेक्ट किया कि गॉड्स अपनी डील पूरी करें और उसे वापस इंसान बनाएं। लेकिन गॉड्स शॉक में थे। यह बंदा सिर्फ कुछ सालों में एक ऐसा क्वेस्ट क्लियर कर चुका था जो कम से कम 500 साल लगने वाला था। प्रॉब्लम यह थी कि गॉड्स का असली प्लान उसे इंसान बनाना था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक इम्पॉसिबल टास्क दिया था ताकि वो हमेशा उनका गुलाम बना रहे। पर हमारा स्केलेटन बड़ी ऐसे बेवकूफ बनने वाला नहीं था। उसने क्लियर कर दिया कि और कोई डिले बर्दाश्त नहीं करेगा और गॉड से डिमांड किया कि वो अपनी बार्गेन निभाएं। एक गॉड ने उसे एक और टास्क देने की कोशिश की, बस एक लास्ट फेवर। लेकिन याक कोई डम्बेस नहीं था जो यह गेम समझ ना पाए। जैसे ही उसको गॉड्स की चाल समझ आई, वो पूरा गुस्सा हो गया, लड़ने के लिए रेडी। उसके अंदर से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर निकलने लगी कि गॉड्स तक फ्लिंच कर गए। पैनिक में उन्होंने मिलकर एक पावरफुल स्पेल कास्ट की जो उसकी सारी एबिलिटीज सील कर दे। गॉड्स ने याक का नाम एक अजीब सी सेंटिपीड लाइक क्रिएचर पर लिख दिया। जो भी उसका नाम लिख देता, वो पर्सन कंप्लीटली इमोबिलाइज्ड हो जाता, चाहे जितना भी पावरफुल हो। ये गॉड्स का सबसे हाई क्लास सीलिंग आर्ट था, जो यूजुअली सिर्फ तब यूज होता जब कोई बड़ा डिजास्टर हो। अब गॉड्स का प्लान था कि याक को हमेशा के लिए इस बग में सील कर दिया जाए। लेकिन याक काफी स्मार्ट था। उसने सोचा कि कोई बेकार कीड़े में बंद होने से बेटर है कि वो खुद को एक्सप्लोड कर दे। उसने इतनी ज्यादा एनर्जी गैदर कर ली कि पूरा डिवाइन रियल्म एक बड़ी एक्सप्लोजन से हिल गया। जब सब डस्ट सेटल हुआ तो याक कहीं नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा कैटरपिलर जमीन पर पड़ा था, जो टेक्निकली उसकी सोल को होल्ड करना था। गॉड्स खुश थे क्योंकि उनका स्पेल काम कर गया था और डेमन किंग अब इस कैटरपिलर में ट्रैप हो चुका था। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनके रास्ते का सबसे बड़ा हर्डल हमेशा के लिए हट गया था। लेकिन एक स्मार्ट गॉड ने वार्न किया कि उन्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। कौन जाने कब एक और डिजास्टर याक के लेवल का पैदा हो जाए। तो उसने एक प्लान बनाया, एक परफेक्ट सेंट का वेसल क्रिएट करने का ह्यूमन रियल में, ताकि सभी डेमन्स को खत्म किया जा सके। पर दूसरे गॉड्स ने पॉइंट आउट किया कि यह काफी बड़ा काम होगा। जो भी वॉलंटियर करेगा उसका पावर काफी ड्रेन हो सकता है। फिर भी एक वॉलंटियर गॉड ने बोला कि बस एक परफेक्ट सोल चाहिए जो इस सेंट के बॉडी में डाल दी जाए। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स जो सोच रहे थे कि या कब एक छोटे बग में ट्रैप है, वो सोच रहे थे कि इस बग को इटर्निटी तक टॉर्चर करेंगे। लेकिन अब स्विच करते हैं अपने स्केलेटन बडी के पर्सपेक्टिव पर, जो गॉड्स के स्कैम का शिकार हो चुका था। जब उसकी कॉन्शियसनेस वापस आई तो उसने देखा कि वो एक बेबी के बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका है। उसको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी कि गॉड्स से सील करने में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तभी जो मेड्स वहां खड़ी थी वो खुशी से बोलने लगी कि सेंट उठ गया है। लेकिन जैसे ही इसाच ने इन सर्वेंट्स को ध्यान से देखा, उसको तुरंत समझ आ गया कि इनकी नीयत बिल्कुल सही नहीं है।
एक सर्वेंट ने एक फीडर निकाला जो एक अजीब सी ग्रीन लिक्विड से भरा हुआ था। जैसे ही याक ने उस पॉइजन फील्ड फीडर को देखा, उसकी जान सूख गई। उसे डर लगने लगा कि वो अब भी नए जन्म के तुरंत बाद फिर से मरने वाला है, और इस बार बिना किसी रीजन के। वो सर्वेंट जो फीडर लेकर खड़ा था, उसने एक क्रूक्ड स्माइल दिया और बोला, माफ करना, हमें यह करना पड़ेगा। जैसे ही उसने बॉटल का निप्पल याक के मुंह में डालने की कोशिश की, याक ने अपना फेस इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, डॉज करते हुए। सर्वेंट्स पैनिक में आ गए, सेंट ये फीडिंग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। याक के लिए रीजन सिंपल था, अब जब वो फाइनली इंसान बन गया था तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना चाहता था जो सस्पिशियस लग रही हो। प्लस उसे यह भी समझना था कि वो वापस ह्यूमन कैसे बना। तभी सर्वेंट्स उसका वही नाम लेने लगे जो गॉड्स और अंडरवर्ल्ड वाले उसको बुलाते थे, इसाच। याक एकदम शॉक में आ गया। उसे याद आया कि इसाच एक्चुअली सिर्फ उसके रियल नाम याक का एक दूसरा प्रोनाउंसिएशन था, और जब गॉड्स ने उसको सील करने की कोशिश की थी तो उन्होंने गलती से इसाच लिख दिया था, असली याक नहीं। शायद इसी वजह से वो कैटरपिलर में सील होने के बजाय एक नए ह्यूमन बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया। यह सुनते ही उसके चेहरे पे एक विकेड और जॉयफुल स्माइल आती है, यह सोचकर कि उन बेवकूफों ने उसे सील करने में असफलता पाई। सेवक इस मौके का फायदा उठाते हैं और फीडर का निप्पल उसके मुंह में डालते हैं देते हैं। दोनों सेवक पूरी कोशिश करते हैं फीडर को जगह पर रखने की, पर बेबी बहुत स्ट्रांग है और लगातार रेजिस्ट करता है। आखिरकार आईएसएक रिलैक्स हो जाता है और स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जो टेस्ट उसे मिल रहा है वो बिल्कुल वेजिटेबल जूस जैसा है, मतलब ये पॉइजन नहीं है। पर जिस तरह ये जूस बेकार टेस्ट कर रहा है, उसके लिए पॉइजन पे दांव लगाना भी बेहतर होता। फिर उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब सी चीज उसके शरीर में जा रही है, कुछ ओमिनस। लगता है फीड में सच में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिक्स किया गया था। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े टेंपल में, जहां एक बूढ़ा आदमी स्मर्क कर रहा होता है, खुश होकर सोच रहा है कि आईएसएक जो एक सेंट कैंडिडेट है अब तक मर चुका होगा। इसी वक्त होली एम्पायर का एम्परर उस बूढ़े बिशप से टकरा जाता है। अलेक्जेंडर यहाँ टेंपल विजिट कर रहा है एसुआ हाउस होल्ड के सेंट कैंडिडेट से मिलने के लिए, जो ऑब्वियसली हमारा लड़का है। बिशप और उसके डिसाइपल्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी की प्रेजेंस महसूस करते ही अपने सिर झुका लेते हैं। अलेक्जेंडर फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ किस काम से आया है। बूढ़ा आदमी एक फेक स्माइल के साथ कहता है कि वो एसुआ हाउस के सेंट कैंडिडेट का स्वागत करने आया है, और उसे पूरा यकीन है कि एम्परर भी यही रीजन लेकर आया होगा। तभी एक आवाज उनका ध्यान खींच लेती है। एक मैसेंजर जल्दी से आकर कुछ अर्जेंट रिपोर्ट करने लगता है, और उसके टोन से यह क्लियर होता है कि कुछ सीरियस बात होने वाली है। बूढ़ा आदमी अंदर से काफी खुश हो जाता है, सोचता है कि उसकी चाल सफल हो गई है। अलेक्जेंडर और उसके नाइट्स तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां आइसैक है, पर जो सीन दिखाई देता है वो सबके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होती, बस आईएसएसी का पेट फुल दिख रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारा जूस पी लिया था। सेवक बताते हैं कि आईएसएसी बहुत अच्छा खा लेता है। अब तक वो 15 बॉटल्स वो टेस्टलेस जूस पी चुका है। ये बात जितनी अडोरेबल लग रही है उतनी ही शॉकिंग है उस बूढ़े आदमी के लिए। उसके प्लान्स पे पानी फिर जाता है। 15 बॉटल्स पॉइजन पीने के बाद भी आईएसएसी जिंदा कैसे है, ये समझना मुश्किल हो रहा है। अगर ये समझना है कि उसने पॉइजन सरवाइव कैसे किया, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब उसने पहली बॉटल जूस पी, तब उसके बॉडी ने कुछ अजीब अब्सॉर्ब किया। जल्दी ही उसे समझ आया कि ये एक होली पॉइजन है, जो क्लर्जी मेंबर्स की होली पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। इसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, पर अगर बॉडी ने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो ये डेडली हो सकता है। लेकिन ये पॉइजन डेमोनिक मना से बना होता है, और एक फॉर्मर डेमोन किंग के लिए ये पॉइजन एक परफेक्ट स्नैक जैसा है। उसके लिए तो ये एक तरह से मारिजुआना जैसा है, जिसे वो दिन भर कंज्यूम कर सकता है बिना बोर हुए। जैसे ही उसने पहली बॉटल खत्म की, उसने तुरंत दूसरी बॉटल की डिमांड की। सेवक पहले तो हेजिटेंट होते हैं, पर उनका असली काम ही आईएसएसी को ज्यादा से ज्यादा पॉइजन पिलाना होता है, तो वो खुशी खुशी उसे और बॉटल्स दे देते हैं। आईएसएसी भी खुश था, क्योंकि वो इस पॉइजन का पूरा फायदा उठा रहा था। ये पॉइजन उसकी बॉडी को एक अलग लेवल पे ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जिसे अनकॉन्शियस वर्ल्ड कहा जाता है। इसी वर्ल्ड के कोर में जाकर उसने सोचा कि अपनी मना कोर क्रिएट करे,
जैसे ही उसने मना कोर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया, उसके हाथों में एक आग का गोला चल उठा। फिर उसने पॉइजन से अब्जॉर्ब किया हुआ मना उस कोर में डालना शुरू किया ताकि फ्यूचर में मैजिक यूज कर सके। पर एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया और एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। जब धुआं हटा तो जो दिखाई दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मना कोर 3 बेसिक कलर्स में से एक होता है, पर उसका कोर वाइट था। उसे समझ नहीं आया कि कलर वाइट क्यों है। ये कलर मैटर नहीं करता, पर जो एनर्जी इस छोटी सी कोर से रेडिएट हो रही थी वो डेंजरस लेवल तक पावरफुल थी। पर जितना ये डेंजरस लग रहा था, उतना ही ये आईएसएस के लिए एक ब्लेसिंग थी। उसके एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा पावरफुल चीज उसके बॉडी के अंदर बन रही थी। अगर वो इस पावर को सही से हैंडल करे तो आगे जाकर वो किस लेवल का मॉन्स्टर बन सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये सब सोचते हुए उसका मन उसके पास्ट पे जाता है। एक लाइफ जिसमें वो एक पैथेटिक लूजर की तरह मर गया था, बिना कुछ हासिल किए। उसका सिर्फ एक ही सपना था, सरवाइव करना। यही डिजायर उसे एक बॉल्ड स्केलेटन के रूप में री होने पर मजबूर करती। उसने एक डेमोन की तरह काम किया, नए बफ्स और स्किल्स बनाए सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे। और अब लगता है कि ये सब चीजें उसके नए बॉडी में भी इनहेरिट हो गई हैं। इस सबकॉन्शियस वर्ल्ड में लॉस्ट होने की वजह से आईएसएसी बहुत देर तक मूव नहीं करता। ये देखकर दोनों सेवक टेंशन में आ जाते हैं। सोचते हैं कि कहीं बच्चा मर तो नहीं गया। पर अचानक आईएसएसी अपनी उंगली उठाता है और फुल वॉल्यूम में चिल्लाता है, और एक बॉटल पॉइजन चाहिए। वापस प्रेजेंट में अलेक्जेंडर और उसके नाइट्स रिलैक्स कर लेते हैं, ये देखकर कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। आईएसएक भी रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि उसे एक मोमेंट के लिए लगा था कि उसके साथ कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था। पर जो भी हो, सच तो यह है कि वो सच में मरने वाला था। तभी उसकी नज़र बिशप पर पड़ती है, जो उसे गुस्से भरी नज़र से देख रहा होता है। आईएसएक सोचता है, ये बंदा मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। उसे लगता है शायद उसने ज्यादा खा लिया है, इस वजह से उसे ऐसी नज़र मिल रही है। पर वो जल्दी ही ये सोच छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे। वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता जो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करे, इसलिए वो क्लूलेस चाइल्ड की एक्टिंग करता है और चिल रहता है। बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर गुस्से से भरा पड़ा है, बस किसी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके नज़र में आइसैक अब तक जमीन पर पड़ा हो, खून की उल्टी कर रहा हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। पर इसके बजाय ये छोटा सा लड़का कान से कान तक गृण कर रहा है, जैसे जानकर उसका मजाक उड़ा रहा हो। ये सब देख के बूढ़े आदमी का दिमाग हिल रहा है। कुछ दिन पहले होली सी के हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा सच सामने आया था। जो भी सेंट का टाइटल पाएगा, उसके पास होली एम्पायर का कंट्रोल भी होगा। एक गोल्डन हेयर्ड बंदा इस बात से जरा भी खुश नहीं था। उसे पक्का यकीन था कि सारे नोबल फैमिलीज अपने किसी बच्चे को सेंट डिक्लेयर करवाने के लिए इतने डेस्परेट सिर्फ इस पावर के वजह से हैं। पर वो चाहता था कि ये पावर सिर्फ उसके पास हो। वही पुराना बूढ़ा आदमी जो बिशप है, अपने मास्टर को ट्रस्ट दिलाता है कि वो बाकी सब सेंट कैंडिडेट्स का खत्मा कर देगा, ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आए। गोल्डन हेयर्ड बंदा फिर एक और रूमर का जिक्र करता है जो उसने सुना है। कहा जा रहा है कि हाउस येसुआ से एक नया सेंट कैंडिडेट सामने आया है, वो भी एम्परर के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस वाले हाउस होल्ड से। मतलब सीधा हमारे लड़के की बात हो रही है। बिशप तुरंत टेंस हो जाता है। उसे पता है कि हाउस एसुआ का कैंडिडेट हैंडल करना अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। फिर भी वो अपने मास्टर को ट्रस्ट दिलाता है कि एम्परर के ऑफिशियली सिलेक्ट करने से पहले ही वो बच्चा मर चुका होगा। पर गोल्डन बॉय अब भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बिशप को ऑर्डर देता है कि वो हाउस एसुआ वापस जाए और कैंडिडेट की लाश कंफर्म करे, फिर रिपोर्ट करे। ये गोल्डन हेयर्ड बंदा और कोई नहीं, कार्डिनल हैरी बैरेट है, जो हाउस बैरेट का लीडर है। उसका मेन मिशन है कि सारे राइवल सेंट कैंडिडेट्स को खत्म करना, ताकि अगली सेंट उसके खुद के हाउस से आए। अब वापस प्रेजेंट में जब बिशप एक जिंदा बच्चे को अपने सामने देखता है तो उसका मन घबरा जाता है। उसे अपनी हालत काफी बुरी लग रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, अगर ये मिशन फेल हो गया तो कार्डिनल उसकी गर्दन उड़ा देगा। अलेक्जेंडर मीनवाइल आइसैक के प्लेटिनम ब्लॉन्ड हेयर से फैसिनेटेड है। उसे एम्पायर के फाउंडर की याद आ रही है, जिनका सेम हेयर कलर था। बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा ये सब देख रहा है और उसका दिमाग गर्म हो रहा है। इस बच्चे की होली एम्पायर के फाउंडर से तुलना करना उसके लिए ब्लास्फेमी से कम नहीं है।
जब बिशप अलेक्जेंडर को योर मैजेस्टी कह के बुलाता है तो आइजैक को तुरंत समझ आ जाता है कि ये बंदा एम्परर है। देता है कि आइजैक का कनेक्शन गॉड से करंट पोप से भी ज्यादा स्ट्रांग है और इस वजह से फाइनल सेंट कैंडिडेट वही है। ये सुन के आइजैक ऑलमोस्ट शॉक में चला जाता है। एक एक्स डेमन किंग को सेंट कैंडिडेट बोलना, ये उसके वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस में भी नहीं था। बिशप और ऑब्वियसली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एम्परर आइजैक को पसंद करने लगा है और वो इसे होने नहीं दे सकता, तो वो तुरंत मूव बनाता है। वो अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो बच्चे की पर्सनली इंस्पेक्शन कर सके। उसका कहना है कि इस बच्चे में कुछ तो अजीब है, कोई भी नॉर्मल बच्चा इतना ज़्यादा वेजिटेबल जूस नहीं पी सकता। अलेक्जेंडर को इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती। उसके नज़र में एक सेंट कैंडिडेट का मॉन्क फूड चक करना बिल्कुल नॉर्मल है। आइजैक मीनवाइल अब तक ट्रूथ बॉम्ब्स प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एक फॉर्मर डेमन किंग कैसे एक सेंट कैंडिडेट बन सकता है। पर बिशप अपनी जिद पे बना रहता है। वो बार बार चाइल्ड इंस्पेक्शन करने की डिमांड करता है। आखिरकार अलेक्जेंडर उसे ग्रीन लाइट दे देता है, लेकिन साथ ही क्लियर कर देता है कि इंस्पेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हाउस एसुआ का कोई बंदा ना आए। इस बीच आइजैक काजुअली बर्फ मार रहा होता है, उस डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए जो वो ओवरएट करने की वजह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है वो तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसका कवर फट गया, और हाँ, वैसे ही होता है। बिशप के चेहरे पे एक ईविल ग्रिन आती है। उसके पास अब परफेक्ट एक्सक्यूज आ गया आइजैक को इंस्पेक्ट करने का। उसने एक सेंट कैंडिडेट के अंदर डेमोनिक एनर्जी फील की है। जैसे ही बिशप उसके करीब आता है, आइजैक सिर्फ एक काम कर सकता है, ब्रेस हिमसेल्फ। बिशप बिल्कुल कन्विंस्ड है कि यह बच्चा फेक सेंट कैंडिडेट है जो इम्प्योर मना कैरी कर रहा है। उसका कहना है कि इंक्विजिटर को तुरंत बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पर अलेक्जेंडर अब इरिटेट होने लगता है। उसके नज़र में एक सेंट कैंडिडेट के बारे में ऐसी बकवास सुनना फालतू है। सिचुएशन स्मूथ करने के लिए बिशप एक और बात बोलता है। पोप ने पहले ही एक सेंट कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है और वो और कोई नहीं, हाउस बैरेट का बच्चा है। यह सुन के अलेक्जेंडर जेन्युइनली शॉक हो जाता है। उसे ये डिसीजन एब्सर्ड लगता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि पोप ने अपने ऑन हाउस का बच्चा सेंट बनाने का फैसला लिया? और तभी आइजैक के दिमाग में सब क्लियर हो जाता है। बिशप उसको क्यों मारना चाहता है। बिशप इस मोमेंट का पूरा फायदा उठाता है। वो आइजैक को उठाता है और कहता है कि उसे प्रीस्ट के पास ले जाने की जरूरत है, जहां इंक्विजिटर उसका इंस्पेक्शन करेगा। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाने लगता है, एम्परर उसे रोक लेता है। अलेक्जेंडर उसे हाउस एसुआ के इम्पोर्टेंस का याद दिलाता है। इंपीरियल फैमिली के सबसे करीबी अलाइज होने के नाते वो स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि चाइल्ड का रीअसेसमेंट बाद में होगा। बिशप एक सेकंड के लिए रुक जाता है, पर वो भी कम बैक करता है। इस बार उसकी बात एक सॉफ्ट बट क्लियर थ्रेट होती है। पोप ने कह दिया है कि क्राउन प्रिंस की ऑफिशियल इन्वेस्टिचर सेरेमनी तब तक नहीं होगी जब तक सेंट सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता। बेसिकली पोप एम्परर को इनडायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। अगर वो पोप के चोजन सेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका बेटा कभी ऑनऑफिशियली क्राउन प्रिंस नहीं बनेगा। आइजैक तक को समझ आ रहा है कि हाँ, पॉलिटिक्स का कैसा डेंजरस गेम खेला जा रहा है, पर अब वो एक डायलेमा में है। उसका सेंट कैंडिडेट बनने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे अनवांटेड अटेंशन मिलेगी और उसकी रियल आइडेंटिटी डेंजर में आ सकती है। पर अगर इंस्पेक्शन अलाउ हो गया तो उसका असली सच सामने आ जाएगा कि वो एक डेमन है। एक छोटी सी ट्रिकाई एजेक के दिमाग में आती है, एक ऐसा प्लान जो सिचुएशन को उसके फेवर में ला सकता है। वो अपने हाथ में पकड़ी फीडर बॉटल में माना इन्फ्यूज करता है और उसको पूरा जोर लगाकर बूढ़े हरामी के मुंह पर दे मारता है, इतना जोर से कि उसके दांत टूट जाएं और मुंह से खून निकलने लगे। टूटते हुए दांत हवा में उड़ते हैं और आइजैक एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से एक्ट करता है, जैसे बस खेल रहा हो। बूढ़ा आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि एक इतनी छोटी सी चीज इतना दुख कैसे दे सकती है, पर आइजैक ही बस क्यूट और इनोसेंट बच्चे का रोल प्ले करता जा रहा है। इस बच्चे की शेयर स्ट्रेंथ देखकर एम्परर अनाउंस कर देता है कि यह बच्चा सच में सेंट है। बूढ़े को समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी होली पावर कहाँ से आ रही है। आइजैक वहीं नहीं रुकता। वो बॉटल एक और बार जोर से झटका देता है और एक और ब्रूटल हिट देता है। फिर बारिश की तरह एक के बाद एक स्ट्राइक्स करता रहता है। ये बूढ़े हरामी के लिए जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक बन जाता है। जबकि एम्परर पूरी तरह मजे ले रहा है,
खुश है कि सेंट का एक सच्चा कैंडिडेट मिल गया है। आइजैक अपनी बॉटल को और मजबूत करता है मैजिक से और एक फाइनल शॉट देता है, पर तभी उसको एक अजीब सी फीलिंग होती है। हर बार जब वो माना यूज करता है उसके अंदर से होली पावर भी फील होती है। ये कैसे हो सकता है? माना और होली पावर नॉर्मली एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये दोनों इनकम्पैटिबल है। बस एक ही रीजन हो सकती है, मैना कोर जो अब उसके अंदर रिजाइड कर रहा है। बूढ़ा आदमी आखिर फीडर बॉटल को छीन के गुस्से में फेंक देता है और चिल्लाता है कि यह बच्चा हेरेटिक है और तुरंत होली एक्सोर्सिज्म आर्ट का यूज करना चाहिए ताकि इसकी एक्सिस्टेंस को खत्म किया जा सके। आइजैक एक और धमाकेदार मूव मारते हुए बिशप के कोट के अंदर हाथ डालता है और एक अजीब क्रीपी हाथ निकाल लेता है। यह चीज सबके सामने देखकर बूढ़ा आदमी पूरा शॉक में चला जाता है। उसको समझ आ जाता है कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। ये हाथ एक्चुअली एक हाई रैंकिंग डीमन की लाश है जो सील्ड थी। ये एक टोटम है, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो डीमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्सॉर्ब करता है और उनकी लाश को कंज्यूम करके माना कलेक्ट करता है। IS-1 ने इस टोटम को हमेशा अपने पास रखा था, जस्ट इन केस अगर उसका सामना कभी किसी डेमन से हो। बिशप हल्कों में छोड़ देता है जब उसको रियलाइज होता है कि ये छोटा बच्चा टोटम के बारे में भी जानता है। आइजैक बिना किसी हेजिटेशन के टोटम को जमीन पर फेंकता है और जैसे ही वो ग्राउंड टच करता है वो फिंगर्स स्नैप करता है और डिमोनिक मॉन्स्टर अनलीश्ड हो जाता है। सब लोग हॉरर में देख रहे होते हैं पर आइजैक चिल मोड में है, एकदम डैब मोमेंट उसके लिए। एम्परर तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है और चिल्लाता है बिशप बैरेट पर कि उसने टेंपल के अंदर एक डीमन को बुला लिया है। बिशप तुरंत बच्चे पर इल्जाम डालने की कोशिश करता है कि ये उसने किया है, पर एम्परर उसकी बकवास सुनने को तैयार नहीं है। वो याद दिलाता है कि टोटम्स सिर्फ डेड डीमंस को बाइंड कर सकती हैं, एक छोटा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एम्परर तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सेंट कैंडिडेट की रक्षा करो और आइजैक को तुरंत पकड़ के सेफ जोन में ले जाया जाता है, जबकि वो बूढ़े के मुंह पर एक कॉकी स्माइल देता है जैसे कह रहा हो तुमसे ना हो पाएगा। पर तभी डिमोनिक मॉन्स्टर गुस्से से गरजता है। उसका मिशन है सेंट को मारना। ये देखकर रॉयल गार्ड सीधा आइजैक की प्रोटेक्शन मोड पर आ जाते हैं। आइजैक ये सोच रहा है कि अजीब है, मैंने ही तो इस डीमन को रिलीज किया, फिर ये मुझे ही मारने क्यों आ रहा है। पर वो चिल है, उसे लगता है कि रॉयल गार्ड्स इजीली इसको संभाल लेंगे। पर उसका चिल एटीट्यूड तुरंत उड़ जाता है जब एक गार्ड सीधा दीवार पर पटक दिया जाता है। तब उसको डाउट होता है कि भाई ये रॉयल नाइट्स हैं भी या सिर्फ नाम के। डिमोनिक क्रीचर आइजैक और उसके प्रोटेक्टर गार्ड के करीब आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी इम्प्रिजन्ड किंग को बचाने की कोशिश में है। गार्ड इतना डरा हुआ है कि उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसके साथी टॉयज की तरह उछल रहे हैं। आइजैक को समझ आ जाता है कि अब उसको खुद इंटरवीन करना पड़ेगा और अच्छी बात यह है कि इस केओस में कोई उसके माना का यूज नोटिस नहीं करेगा। डीमन सीधा ISIC पर अटैक करने के लिए लंग्स करता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच आता है, ये लोग एक बच्चे को मारने के लिए इतने लोग भेज रहे हैं, क्या बकवास है। और फिर आइजैक पूरा गुस्सा हो जाता है। ये हरामी डीमन उसी को मारने की कोशिश कर रहा है जो अभी अभी उसको रिलीज किया। तभी ISAC अपनी असली सेल्फ इन्वोक करता है। डेमोनिक लॉर्ड का ऑरा अनलश होता है और पूरे एरिया में एक्सट्रीम फियर स्प्रेड हो जाता है। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए शॉक में चला जाता है जैसे उसे स्केलेटन किंग के सामने होने का एहसास हो। और तभी आइजैक अपना पूरा माना रिलीज करता है और एक डैजलिंग ग्लो से चमक उठता है जो एम्परर और गार्ड्स को भी अस्टॉनिश कर देता है। यह ग्लो इतना इंटेंस होता है कि पूरा डीमन इसमें लपेट लिया जाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है। सब लोग बिल्कुल स्टन्ड हैं, उन्होंने सच्ची होली पावर का काम होते देखा है। गार्ड्स को यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटा बच्चा एक हाई डीमन को हरा सकता है। वो उसको अब और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ISSC जो नॉर्मली सैवेज मोड में होता है खुद भी शौक है कि वो होली पावर चैनल कर सकता है। उसे अब तक ये नहीं समझ आ रहा कि वो फंस कहाँ गया है। होली पावर धीरे धीरे कम होने लगती है पर तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। उसके करंट बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपनी माना को होली पावर में कन्वर्ट कर सकता है। पर यह भी दिक्कत है, अब वो डार्क माना कलेक्ट नहीं कर पाएगा जो कि उसके असली पावर्स के लिए जरूरी है। इससे उसे एक और रियलाइजेशन होता है, होली एम्पायर में कहीं भी डार्क माना नहीं है।
बिशप को पकड़ लिया जाता है, पर वो अब भी बच्चे पर इल्जाम लगाने में लगा है। वो एम्परर के सामने ये कहने लगता है कि ये बच्चा एक डीमन है और वो उसको एक्सरसाइज करने का ऑफर देता है एम्परर की भलाई के लिए। पर एम्परर अब इस बूढ़े के बकवास से थक चुका था। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ एक मासूम बच्चे पर हेरेटिक होने का इल्जाम लगाना था, जबकि खुद इसने एक हाई डेमन को रॉयल नाइट्स के अगेंस्ट रिलीज किया था। एम्परर एक सख्त टोन में बोलता है कि बिशप को उसकी गद्दारी के लिए आसानी से माफ नहीं किया जाएगा। ये बात बिशप और उसके ग्रुप के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एम्परर अब सच का पता लगाने और अपने अंदर के स्पाई को ढूंढने के और करीब आ चुका है। बिशप को डर है कि अगर सच सामने आया तो सैन आडेस की रेपुटेशन को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो चुपके से एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, अपनी जान की बलि देकर अपने परिवार को बचाने के लिए। बिशप एक पावरफुल मना बीस्ट रिलीज करता है जो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, सेंट कैंडिडेट को किसी भी हालत में मारना। जानवर अपने तेज दांत निकालता है, जबकि छोटा सा बच्चा बोर हो रहा होता है क्योंकि ये बूढ़ा अपनी असली शक्ल दिखाने लगा है। पहले तो इसैक फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि वो इस बीस्ट को बिना पसीना बहाए हरा देगा, पर फिर उसको याद आता है कि उसका मना तो कुछ देर पहले ही खत्म हो गया था। अब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी अचानक एक और कैस्टर का एक पावरफुल अटैक उस क्रीचर को जोर से टकराता है। एक सिल्वर हेयर्ड आदमी पूरा गुस्सा निकालते हुए आया है। ये है द डिवाउट एजोर, जो अपनी केन स्क्वाड के साथ हाउस जोशुआ के लिए सर्व करता है। रेल, जो कि इस ग्रुप का लीडर है, और इसैक का अंकल भी सीधे बिशप की तुरंत गिरफ्तारी का ऑर्डर दे देता है, जबकि छोटा इसैक लाइफ में चिल कर रहा होता है। रेल फिर अपने आदमियों से कहता है कि वो नए फैमिली मेंबर का सम्मान करें। जोशुआ का बेटा, वो अपने छोटे भाई से माफी मांगता है, और इसैक भी उसके नो नॉनसेंस एटीट्यूड से इंप्रेस होता है। देर से आने का एक गिफ्ट भी लाया है। इसैक को एक चमकदार चीज दिखती है और उसको लगता है कि ये सोना होगा, पर वो सिर्फ स्केलेटन किंग का सिर धड़ से अलग होने का एक फिग्यूरिन होता है। मतलब वो अपनी ही मौत का एक सोवेनियर ले रहा होता है। उसके सिस्टम में एक शौक लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिग्यूरेंस होते हैं जिसमें स्केलेटन किंग को अलग अलग तरीकों से मारा जा रहा होता है। कभी जिंदा जला दिया जा रहा है, कभी चूर चूर कर दिया जा रहा है। जबकि लोग बच्चे के एक्सप्रेशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं, इसैक लिटरली अंदर से हार्ट अटैक ले रहा होता है, ये सोचकर कि उसको अपनी जिंदगी इन पागलों के बीच बितानी पड़ेगी। लिटिल मर्डर मशीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी उसको विविडली अपनी खुद की हार याद आती है। सेंटस ने उसको हरा दिया था, और जो 3 लोग उसको गिराने के जिम्मेदार थे, वो सब इसी स्टूपिड जोशुआ फैमिली का हिस्सा थे। सोच लो, एनिमी के घर में जन्म ले लिया। बर्रो लिटरली हवा में मुक्के मार रहा होगा इस बात पे। जब वो अपनी बेकार किस्मत पर गुस्सा कर रहा होता है, तभी बिशप जोशुआ फैमिली पर चिल्लाता है कि वो सिर्फ हेरेटिक्स हैं जो एक मॉन्स्टर को जन्म दे चुके हैं। ये बूढ़ा आदमी अपनी पूरी जिंदगी इस सच को सबके सामने लाने में लगा देगा। वो कसम खाता है कि जोशुआ फैमिली को अपने हाथों से खत्म करेगा, पर रेल अब और बर्दाश्त नहीं करता। वो सीधे उसका गला काट देता है और एक फाइनल वार्निंग देता है कि अगर जोशुआ फैमिली ने माफ नहीं किया होता तो अब तक वो मर चुका होता। इसैक अंदर से बहुत खुश है कि उसके पास एक सॉलिड पावर हाउस है जिसमें वो रिलाय कर सकता है। उसको क्यूरियोसिटी होती है कि अगर सही तरह परसुएट किया जाए तो क्या रेल्स एंड आर्डेस के अगेंस्ट जा सकेगा। नाइट्स अब इसैक के साथ बहुत प्यार और इज्जत से ट्रीट कर रहे होते हैं। सबसे फनी चीज ये होती है कि इसैक को याद आता है कि उसने खुद जोशुआ फैमिली के मेंबर्स के साथ लड़ाई की थी, और उसके खुद के सोल्जर्स जोशुआ ऑफ ब्लू से लड़ने से डरते थे। पर यह आदमी एक ऐसा बंदा निकला जो स्केलेटन किंग की वियर्ड फिग्यूरेंस कलेक्ट करता है। एम्परर को आश है कि उसके साथ रेली का सपोर्ट है, और वो एक बड़ी ऑफर देना चाहता है। वो इसैक को रॉयल फैमिली का एक ऑफिशियल मेंबर बनाना चाहता है। ये बात इसैक को एकदम पसंद आती है। एम्परर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि होली एम्पायर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से लोग सेंट कैंडिडेट को टारगेट करेंगे। सिचुएशन का डिमांड है कि इस बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाए। जोशुआ लोग स्ट्रांग हैं, पर कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा बच्चे की रक्षा कर पाएंगे। इसैक थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है कि इसैक के बाल का कलर होली एम्पायर के फाउंडर से मैच करता है, जो कि एक बड़ा पॉइंट लगता है। ऊपर से ये लोग सोच रहे हैं कि स्केलेटन किंग चुपके से बच्चे को टारगेट कर रहा है, जबकि असल में इसैक ही स्केलेटन किंग है, पर किसी को यह बात पता नहीं है।
रेल ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये बच्चा जोशुआ फैमिली का हिस्सा है और इसी तरह बड़ा होगा। चाहे सामने पोप हो या खुद स्केलेटन किंग, जोशुआ लोग उनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सेंटेस मेलिसा जो जोशुआ फैमिली में है, वो तो खुद स्केलेटन किंग से टक्कर लेने के लिए ईगर है। वो अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट को किसी भी हालत में इंपीरियल फैमिली को देने के लिए तैयार नहीं है। सेंटेस मेलिसा का नाम सुनते ही इसैक के अंदर डर का एक लहर दौड़ जाता है। उसको तुरंत याद आता है कि ये वही लड़की है जो डिवाइन रियाल्म में उसकी फाइनल ओपोनेंट थी। वो सबसे टेरिफाइंग एनिमी थी जिसके साथ उसने कभी फाइट की थी। तो स्केलेटन किंग की लाइफ का एक और दुखद चैप्टर ऐड हो गया। ना सिर्फ वो अपने दुश्मन के परिवार में जन्मा है, बल्कि वो उस लड़की का सीधा डिसेंडेंट है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब तो वो लिटरली सोच रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि एक सेंटेंस असल में होती क्या है। लोगों ने स्केलेटन किंग से बार बार हारने के बाद एक स्पेशल वॉरियर क्रिएट करने का सोचा, सेंटेस। इन्हें अल्टीमेट वेपन सन ऑफ वॉर बनाया गया। ये होली लाइट मैजिक यूज करने वाले सबसे टॉप नाइट्स थे जो ईविल को पनिश करते थे। एम्पायर के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक इन्हीं का होता था। इनकी इमेंस फिजिकल स्टैट्स और परसिस्टेंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से लोग यकीन करने लगे थे कि स्केलेटन किंग जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये सेंटेंस लोग वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होते गए और अब इसेक उन्हीं लोगों के बीच फंस चुका है। स्केलेटन किंग के लिए ये बंदा बस बिल्कुल बेदिल था। वो सेंटेंसेस को बिना किसी मर्सी के मार रहा था। बस उन्हें पूरी तरह से मारते नहीं था, उन्हें इतना जख्मी करता कि वो डिफीट हो जाए। स्केलेटन किंग को यह पता था कि सेंटेंसेस की होली एनर्जी हमेशा उनके अंत के बाद गॉड्स के पास चली जाती है और इससे और भी पावरफुल इवॉल्व्ड सेंटेंसेस बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं मेलिसा की, जो उसका आखिरी सेंटेंस था। वो सबसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट थी जो उसने कभी फेस किया। उसने उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस तक पहुंचा दिया और अब ये डरनाक औरत उसका एंसेस्टर बन गई है। क्या जिंदगी है। री कहता है कि सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि स्केलेटन किंग को हरा सकें, और जोशुआ फैमिली लाइन ही वो सिंगल फैमिली है जो उन्हें जन्म दे सकती है। उनका अल्टीमेट मिशन है उन सबको हराना जो गॉड्स के रास्ते में आते हैं। कई सेंटेंसेस ने अपनी जान दी है सिर्फ स्केलेटन किंग से फाइट करते हुए, चाहे वो कभी उन्हें मारते नहीं। पता चला है कि इसाक ने एक बार एक सेंटेंस को मेज में फंसा दिया था। मजेदार बात यह थी कि उसका इंटेंशन था उसे आजाद करना, लेकिन वो नेविगेट करने में बिल्कुल बेकार थी। 5 सेंटेंसेस फ्रस्ट्रेशन में मर गईं, हॉस्पिटल भी नहीं गईं अपने इंजरीज का इलाज कराने। री चाइल्ड को कंफर्ट देता है, ये याद दिलाते हुए कि वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे, चाहे उस पर कर्ज भी हो। लेकिन असल में इसाक हवा में मार रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है। री चाहता है कि चाइल्ड का एक ही पर्पज हो, और वो पर्पज है कि वो कुछ भी बने, बस स्केलेटन किंग ना बने, जो काफी हिलेरियस है क्योंकि ये उनका बचपन वाला आर्च नेमेसिस है। इसाक अपने पेरेंट्स के सपने तोड़ने के लिए सॉरी कहता है, बस अपनी एग्जिस्टेंस से। एम्परर चाहता है कि री अपना दिमाग लगाए, ये याद दिलाते हुए कि स्केलेटन किंग को एक सेंचुरी पहले ही खत्म कर दिया गया था। यह है जहां इसाक को यह पता चलता है कि वो रीइंकारनेट हो गया है और अब उसे मेलिसा से डरने की जरूरत नहीं। उस टाइम के बाद डेमन किंग का राज और बढ़ता गया। एम्परर कहता है कि इसाक की पावर्स इंपीरियल फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी बताता है कि अभी तक कोई सेंटेस जोशुआ फैमिली लाइन से सर्विस में नहीं है। 1 साल हो गया इसाक को इस दुनिया में आए हुए, और उसके पेरेंट्स भी गायब हो गए। ब्रो, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा और चले गए। इसाक को आज 8 शॉकिंग रियलाइजेशंस मिली हैं, और जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ फैमिली की हेड सेंटेंस थी, तो सब कुछ और ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और याद है जब इस इडियट ने सोचा था कि मेलिसा मर गई। टर्न्स आउट वो परसिस्टेंट सेंटेंस अब भी जिंदा है और अब भी धमाल कर रही है। वो बंदे को सच में यकीन नहीं होता कि उसने 2 सेंचुरी तक जिंदा रहा। उसे हेडेक हो रही है और एम्परर भी देखकर हैरान है कि चाइल्ड इतना डिस्ट्रॉट है। इसाक सोचता है कि उसकी जिंदगी अब सच में बर्बाद हो गई है। अगर उसका लाइफ लॉन्ग एनिमी जिंदा है तो वो उसे मार डालने वाली है जैसे ही उसका असली आइडेंटिटी स्केलेटन किंग एक्सपोज होता है। वो सच में उससे अपनी एज में कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन निकालता है। इसाक इंपीरियल फैमिली को चूज करता है, और इतनी क्यूटनेस से कि वो खुद भी सून हो जाता है।
री अपनी तरफ से खेलता है और डिफेंड करता है कि इसाक बस फ्रेंडली है, लेकिन एम्परर ने अपना डिसीजन फाइनल कर दिया है कि वो इसाक को अपने फैमिली का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि उनके पास चाइल्ड के लिए कई प्रिविलेजेस हैं। जोशुआ फैमिली को सेंटेसिस के लिए जाना जाता है, पर उनको सेंट्स को रेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। लड़का एंड में एक डेमन स्लेयर एक्सोर्सिस्ट बनेगा, और इसलिए री कहता है कि जोशुआ फैमिली उनके कैलिबर के लिए ज्यादा फिट है। वैसे ये सब कुछ फनी है, क्योंकि ये 1 साल का बच्चा दोनों फैमिली से उन्हें पुल करते हुए आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, जबकि इसाक को सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रो सच में लटका हुआ है और वो अपनी जान बचाने के लिए इंपीरियल फैमिली को चूज करता है। उसे लगता है कि एम्परर उसके लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन है। नेक्स्ट सीन में एनोइंग बिशप अपने कल्ट के सामने आता है। अब भी ये कन्विंस हो रहा है कि लड़का डेमन किन का है। उसके मास्टर्स को ये सुनकर वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ये रिडिकुलस आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लाइट की पावर एक डेमोनिक चाइल्ड ने चैनल की है। बिशप मना यूज करने की बात करता है और ये देखा था अपनी आंखों से, लेकिन सेंटेसिस ग्रुप पहले से डिसाइड कर चुकी थी और वो अपना काम करते हुए उसका सिर काट डालती हैं। ये पनिशमेंट है उसके ब्लास्फेमस क्लेम्स के लिए। लीडर को अटैक स्क्वाड लीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो मानता था कि एम्परर इसाक को अपना लेगा और फिर उनको इसाक के साथ अपना पर्सनल हिसाब चुकता करने का मौका मिलेगा। इस दौरान इसाक को यह पता चलता है कि उसे जोशुआ फैमिली ने ले लिया। चलो अब थोड़ा रिकैप करते हैं। कुछ दिनों पहले एक बीम ऑफ लाइट ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जब री ने अचानक अपने चाइल्ड का ओनरशिप छोड़ दिया, ये कहकर कि ये जगह इसाक के लिए फिट नहीं है। और यहां से इसाक को यह पता चलता है कि जोशुआ फैमिली ने स्केलेटन किंग की बॉडी को अपने पास रख रखा है। उसकी बॉडी को मना से रिफाइन किया गया था, जो गॉड्स की स्ट्रेंथ को चैलेंज करती थी। अगर वो अपनी बॉडी वापस ले पाता है तो वो दुनिया के टॉप पे हो सकता है। अब भी क्वेश्चंस हैं पोप की फोर्सेस के बारे में, जो इसाक को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हैं, जो वो खुद भी नहीं समझ रहा है। टर्न्स आउट रिसेंटली गॉड्स से एक प्रोफेसी आई थी जिसमें कहा गया था कि एक सेंटिस गॉड्स का चाइल्ड बनेगा, जो इसका मतलब है इसाक पोप बनने के लिए लाइन में है। ये बैड न्यूज है पैरेट फैमिली के लिए। ये डेवलपमेंट वो स्केलेटन किंग ने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। पोप वो सबसे पावरफुल क्लेरिक होता है जो 10वीं रैंक की होली स्पेल्स यूज कर सकता है। ये बंदा किंग के लेवल का होता है। अपनी आर्मी ऑफ होली नाइट्स के साथ उसका अथॉरिटी एम्परर के बराबर है। मिलेनिया से बैरेट फैमिली ने पोप्स उत्पाद किए हैं, इसलिए उनका पागल होना समझ में आता है कि एक सेंटिस जोशुआ फैमिली से उनकी जगह लेने वाली है। अचानक कोचमैन आता है और आरआई को बताता है कि उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की है, कुछ लोग डूचे तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। गुस्सा होकर रिली उन्हें ये कहकर चिल्लाता है कि उन्होंने जोशुआ फैमिली के क्रेस्ट को नहीं पहचाना। ये ईवल ग्रुप असल में डिमोनिक और ईवल निकला, और उनका मकसद था सेंटिस के चाइल्ड को हर हाल में मारना। आइजैक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी जिंदगी एक और टर्न लेगी, और सोचता है कि नए डीमन किंग के साथ क्या हो रहा है। डीमन किंग फोर्सेस उन्हें वार्न करते हैं अपने माइटी किंग के ऑर्डर्स के बारे में, जो सेंट्स और सेंटिस को स्पॉट पर मारने के लिए कह रहे हैं। इससे आइजैक को यह कंफर्म होता है कि एक नए किंग ने स्केलेटन किंग के ऑर्डर्स को यूजर्प कर लिया है, और इसीलिए उन्हें सेंट को मारना जरूरी है। ये नहीं जान के कि वो अपने पुराने डीमन लॉर्ड को टारगेट कर रहे हैं। वो खुश हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए बस चाइल्ड को सरेंडर करने पर। लेकिन रिलाई उनमें से एक को थंडरबोल्ट से राख बना देता है, गुस्सा होकर के कैसे उन्होंने जोशुआ के एक्सोसिस्ट के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अपना ब्लेड पॉइंट करते हुए रेली डिक्लेयर करता है कि जोशुआ हाउस होल्ड तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक दुनिया से सारे ईवल बींग्स को मिटा नहीं दिया जाता। वो और उसके साथ के सब अपने सोर्ड्स रेडी करते हैं ताकि डीमंस को जहन्नुम भेजा जा सके। स्केलेटन किंग के लिए रेली को यह सोचकर मजा आता है कि वो अपने अंडरलिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। डीमन किन मॉन्स्टर्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं प्रोवोक होने के बाद। आइजैक को उनके गार्ड के साथ बैटलफील्ड से दूर ले जाया जाता है ताकि वो सेफ रहे। वो काफी कंफ्यूज्ड है कि अभी जो हुआ उसका क्या मतलब है। अगर वो स्केलेटन किंग है तो ये नया बंदा कौन है जो उसके आइडेंटिटी का इंपर्सनेशन कर रहा है। आइजैक को एक बुश में छुपा दिया जाता है और एक बैरियर से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बैरियर इतना पावरफुल है कि हाई रैंकिंग डीमंस भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकते। आइजैक खुश है कि कुछ भी उसकी सेफ्टी को जेपरडाइज नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये है
कि वो अंदर ही फंसा हुआ है, तो वो अपनी मैजिक रिलीज एक्टिवेट करने की सोचता है। प्रो अपने आप को कॉस्मोस में मीडिएट करता है, जैसे कोई गैलेक्टिक ओवरपावर्ड बेबी, और अपने वॉचर स्पिरिट को बुलाता है। ये डिमोनिक स्पिरिट अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए आता है, लेकिन आइजैक उसे चुप करने के लिए कह देता है ताकि वो चीज़ों को कंफ्यूज ना करे। स्पिरिट अपने मास्टर की सर्विस में ईगर है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बुलाया गया है। ये डिटेक्शन स्पेल होना चाहिए था, लेकिन इसके पास अपनी कॉन्शियंस भी है। इसे मैजिक डिटेक्ट करने और पेनफुल एनालिसिस करने के लिए बनाया गया था। स्पिरिट स्केलेटन किंग को बधाई देता है कि उसने एक चाइल्ड की बॉडी पर कंट्रोल हासिल किया है। वो समझता है कि प्रो अपनी बॉडी में फंसा रहने का डिसीजन खुद से लिया है, क्योंकि वो इतना ईल और इतना ईविल है। स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने उसे पावरफुल बैरियर में बंद कर दिया और अपने मास्टर का इंसल्ट किया। आइजैक उसके बैंटरिंग को पूरा करने के बाद उससे कहता है कि अभी अपनी डिटेक्शन मैजिक एक्टिवेट कर। डेमोनिक स्पिरिट स्काउटिंग स्टार्ट करता है 100 मीटर के अंदर, और कुल 88 दुश्मन मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है। ये मॉन्स्टर्स आइजैक के लिए वीक हैं, लेकिन वो चिंता कर रहा है कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ बैटल करना मुश्किल हो सकता है अगर सिक्योरिटी टाइट हो गई। इसीलिए वो चाहता है कि फाइट जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसीलिए वो अपना सारा माना एक मूव में लगाने का रिस्क उठाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो देख रहा है कि एनिमी की नंबर्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। अब सिर्फ 31 बचे हैं और फिर 13। आइजैक सोचता है बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। सिर्फ 4 डीमनकिन सोल्जर्स बचे हैं, जबकि आरआईवाई को अलर्ट मिलता है एक इनकमिंग मॉन्स्टर के बारे में। डीमनकिन सोल्जर्स खुश हैं क्योंकि उनको एक पावरफुल एलाय मिल गया है और वो अब सेंट को मार सकते हैं। हर किसी की हैरानी के लिए ये नया एनिमी डीमनकिन सोल्जर को मार डालता है, जिसके बाद सारे डीमनकिन सोल्जर्स मार दिए जाते हैं। शैडोली, वही डीमन जो आइजैक को पहले अटैक कर चुका था, अराइव होता है, और ये मॉन्स्टर इतना गुस्सा है कि डीमनकिन बास्टर्ड्स ने उसके मास्टर को हर्ट करने की कोशिश की। उनके पुराने एनकाउंटर से शैडो ली को आइजैक की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, जो कि अब हमारे लिटिल मर्डर मशीन के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो गया। शैडो ली अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने पर जिद है और ये सोचकर इंसल्टेड है कि उसका किंग एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप हो गया। आइजैक ने उसे फ्री किया और अब वो अपने मास्टर के लिए लॉयल है। मॉन्स्टर जोशुआ के लाइन ऑफ डिफेंसेस को देख रहा है और आरआईवाई भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। ह्यूमंस को लकीली उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वरना आइजैक यहां मार दिया जाता। शैडो लाई ने आइजैक की आइडेंटिटी समझ ली और इसीलिए वो ह्यूमन फोर्सेस को टारगेट करते हैं। बेबी बैरियर से चीखता है, जो नाइट्स की अटेंशन ग्रैब करता है। शैडो ली प्रोमिसेस करता है कि वो आइजैक के पास जल्दी वापस आएगा, और ये डूड अपने मास्टर की रिकॉग्निशन से सूनिंग हो रहा है। शैडो ली सबको इग्नोर करता है और आइजैक को टारगेट करता है, लेकिन आरआईवाई और उसके मेन ये समझ नहीं पाते कि शैडो ली का कोई हार्म नहीं है, बस उन्होंने उसे छोटे बैरियर में बंद कर दिया है। आइजैक डीमन को ऑर्डर देता है कि वो बैरियर तोड़ दे, और वो एक स्मैश में उसे तोड़ देता है। बैरियर तोड़ने के बाद आरआईवाई और उसके मेन थोड़े लूज हो रहे हैं, लेकिन आइजैक अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा है शैडो ली के साथ मिलकर। उसके बाद वो एक्चुअली शैडो ली को डबल क्रॉस कर लेता है और उसे टोटेम में सील कर देता है, जो कि उसके डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन का सबब बनता है। रेली सोचता है कि अभी जो देखा वो क्या था, जब उन्होंने देखा कि लड़के ने हाई डीमन को टोटेम में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्स उसकी प्रेस करते हैं, सोचकर कि उसने होली स्पेल यूज किया, लेकिन असल में किड ने माना यूज करके शैडोली को सील किया था और आर को पता नहीं था। वो बस सोचता है कि एक हाई लेवल होली स्पेल कास्ट की गई थी। वो सोच रहे हैं कि यंग मास्टर ने सिचुएशन की अर्जेंसी से रिएक्ट किया, ये मान के कि आइजैक तब सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग फोर्स था शैडो लाई के लिए। वो यंग मास्टर की ग्लोरी और फ्यूचर को सेंट के रूप में प्रेज कर रहे हैं, लेकिन रियली डीपली ट्रबल्ड है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि डेमनकिन फोर्सेस चाइल्ड को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वो जानता है कि इस लड़के में कुछ खास बात है, लेकिन ये सोचकर कि आइजैक एक चाइल्ड है, वो काफी परेशान है। रिली अपने थॉट्स को कॉन्फ़िगर करता है और अपने रिजोल्व को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लू डिवीजन के लीडर को आइजैक के फ्यूचर को अपनी जान से प्रोटेक्ट करना है। ये न्यूज़ रिली के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो समझता है कि वो अब तक नाइव रहा था।
वो स्केलेटन किंग के कर्ज से डर रहा था, लेकिन ये लड़का लगता है जोशुआ फैमिली का नाम उठाने के लिए तकदीर से बना है। वो आइजैक को अपने पास उठाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस लड़के को बहुत कुछ सिखाएगा ताकि वो एक इनक्रेडिबल होली नाइट बन सके। आइजैक खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वो सीक्रेटली अपने ऑब्जेक्टिव को प्लॉट कर रहा है, अपनी असली बॉडी को वापस पाने का। रिली प्रॉमिस करता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा, चाहे उसकी लाइफ कितनी भी छोटी हो, और लड़के का नाम कंटिनेंट भर में फैलाएगा। आइजैक चाहता है कि वो अपनी लाइफ की छोटी बात को वापस से सुनाए, लेकिन चलो अब हम जोशुआ डुए, आइजैक के सेफ हेवन के बारे में बात करते हैं, जो हर तरफ से खूबसूरती से डेकोरेटेड है। आइजैक को धोखा लगा है, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी का सबसे अमीर लाइफ जी रहे हैं, जबकि उसके अपने जगह पर डेमनकिन को रिसोर्सेस के लिए तरसना पड़ता था। उससे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता था और उन्हें अच्छे से फिट और फेड रखना पड़ता था। डिटेक्शन स्पेल ये कंफर्म करता है कि इन स्कल्पचर्स में से कुछ इतने वैल्यूएबल हैं कि वो 10 डेमन किंग कासल्स के बराबर हैं, तो उनकी वेल्थ एलोन मस्क के लेवल की है। रिली लड़के को अपने छोटे कास्केट में रखता है। जोशुआ रेजिडेंस एक हॉलमार्क जगह है जहां डेमन स्लेइंग वॉरियर्स ने जन्म लिया था। वो चाहता है कि लड़का बाहर नाइट्स की ट्रेनिंग देखे, क्योंकि एक दिन वो भी उनकी तरह बनेगा। तभी ये नाइट्स एक्चुअली डेमन किंग के मैनिक्विन को मार रहे होते हैं। प्रो को समझ आ रहा है कि अगर उन्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो ये सीरियस हो सकता है, लेकिन उसका मेन पर्पस वही है। वो एम्परर को जिंदा जलाना चाहता है और जल्द ही जोशुआ डुए पर अपना कब्जा करना चाहता है। डिटेक्शन स्पेल सोचता है कि वो चाइल्डिश है बच्चों के साथ ग्रजेस रखने के लिए। स्पिरिट अपना काम शुरू करता है और इंटरेस्टिंगली काई मैनाकोर को डिटेक्ट करता है, जो हर जगह फैले हुए हैं। ये आइजैक के लिए अच्छी न्यूज़ है। रेली अपनी जगह पर आता है और अपने सर्वेंट्स को आइजैक के लिए रूम तैयार करने के लिए कहता है। एक बटलर माफी मांगता है क्योंकि उसने नए ऑर्डर्स मेंशन किए हैं। लगता है रिली को यंग मास्टर को एनेक्स तक ले जाना है। ये पता चलता है कि पांचवा यंग मास्टर आइजैक के लिए डीप ग्रज रखता है और उसके खिलाफ ऑर्डर्स दिए हैं। रिली सीरियसली अनॉयड है कि आइजैक को उस जगह पर भेजना है जहां लोग अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। उनका कॉन्फ्लिक्ट आइजैक को खुशी देता है, क्योंकि वो देख रहा है कि जोशुआ फैमिली अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। रिली को अपने भाई के इंटेंशन समझ नहीं आते पहले। आइजैक खुद इस आइडिया के खिलाफ था, लेकिन फिर उसका कन्वीनियंट डिटेक्शन स्पेल याद दिलाता है कि एनेक्स में भी काई मैनाकोर रेस्ट कर रहे हैं। रिली अपने डिसीजन पर अडामेंट है और वो लड़के को उस हॉन्टेड जगह पर ले जाना नहीं चाहता। पे भी वाइन्स करता है क्योंकि रिली उसे होली स्क्रिप्चर्स बेड टाइम स्टोरीज के रूप में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी ही फैमिली में टॉर्चर हो रहा है जब रिली उसे ले जा रहा है। तब पांचवा यंग मास्टर आरोगेंट एटीट्यूड के साथ अपीयर होता है और अपने ऑर्डर्स को याद दिलाता है लड़के को एनेक्स भेजने के। यह है गेल जोशुआ, फैमिली का पांचवा बेटा। सिर्फ इस बंदे को देखकर आइजैक को यह समझ में आता है कि वो एक टिपिकल डेलिंक्वेंट है। यह बंदा आइजैक को एक इंसान नहीं, एक मेरे चीज के रूप में ट्रीट करता है और उसे फैमिली के डिसेंडेंट के रूप में पहचानता नहीं। रिली स्ट्रांगली गोयल के खिलाफ है, जबकि आइजैक लगभग ये मान चुका है कि ये नया क्लाउन भी उन लोगों का पार्ट है जो उसे नफरत करते हैं किसी वजह से। फिर भी आइजैक का मानना है कि वो एनेक्स जाना चाहता है, वक्त जाया करने के बजाय बेड टाइम स्टोरीज सुनने के। गोयल लड़के को इतना इंसल्ट करता है कि आइजैक को समझ नहीं आता वो इतने पेटी लेवल पर 1 साल के बच्चे के साथ क्यों बीफ कर रहा है। ये इंसान लेवल का पेटी है जो इससे निकल रहा है। एनीवे, आइजैक ने डिसाइड किया है कि वो एनेक्स जाएगा और कुछ मैना कॉर एक्वायर करेगा। रिली डिसएग्रीज करता है और काउंटर करता है कि अगर वो लड़के को वहां भेजते हैं तो लोग उसे कर्सड समझकर देखने लगेंगे। तब आइजैक को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। उसका इंटेंशन था मैना कॉर को सुखाना और फिर सेंट बनकर अपने ऊपर हर उम्मीद लगाना। उसके बाद वो गॉड से बदला लेना चाहता था। गोयल ये पॉइंट आउट करता है कि एक डेमन स्पेसिफिकली लड़के को टारगेट करने आया था, जो ये मीन करता है कि वो ऑलरेडी कर्सड हो चुका है। ब्लू डिवीजन के लीडर काउंटर करते हैं कि आइजैक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेमन की डिफीट हुई थी। सब उसकी स्पेशल सेंटली पावर्स को मेंशन करते हैं, लेकिन गोयल अनफेज्ड है और बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो लड़के को बस कारबेस का ढेर बुलाता है, लगातार उसे अपसेट करते हुए। आर्ग्यूमेंट के दौरान डिटेक्शन स्पेल सोचता है कि आइजैक को छुप कर गोयल के ऊपर कुछ मीटियर्स गिरा देने चाहिए ताकि वो एक लेसन सीखे। गोयल को ठीक है कि उन्हें जोशुआ के डिसेंडेंट को सेंट कह के बुलाएं, लेकिन वो पोलाइटली उन्हें फैमिली क्रेस्ट याद दिलाना चाहता है।
वो सोचता है कि वो लड़के को रिवाइव करने के लिए यूजफुल हो सकता है, एक ऐसी चीज जो उनका लॉर्ड काफी प्यार करता था, होली ट्री। गोयल को लगता है कि लड़का ट्री को रिवाइव कर सकता है अगर उसमें सच में सेंट की पावर्स है। वो रिली को प्रोवोक करता है, जो सोचता है कि ये बंदा पागल हो गया है। आइजैक को लगता है कि मेलिसा के पीछे कुछ साइकोपैथिक डिसेंडेंट्स छुप गए हैं। पहले उसका बेटा गायब हो गया था और दूसरा बेटा अडॉप्ट हो गया था। आइजैक को अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी आंखों को पकड़ लेता है और वो अपने डिटेक्शन स्पिरिट को उस तरफ फेंक देता है। ये डेड ट्री 70 साल से रेस्ट कर रहा था और गोयल बेहूदगी से उम्मीद करता है कि एक छोटा सा लड़का उसे तुरंत रिवाइव कर देगा। दोनों को इंटरप्ट किया जाता है जब वो होली ट्री देखते हैं जो अब जिंदगी से भरा हुआ है जैसे पहले कभी नहीं था। ये सच में जिंदा हो गया, जिससे गोयल बस शब्दों में अटक गया।